आपका स्वागत है दोस्तों इस तीसरे वीडियो में जो हम ICT पर बात कर रहे हैं। बात हो रही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, UGC नेट पेपर 1 यूनिट 8 की। हार्डवेयर पे हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्विच टू 1.5x फॉर बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस। क्या हो चुका है, क्या हम बात कर चुके हैं? हम बात कर रहे थे ये 6 कंपोनेंट्स की जो कंप्यूटर के होते हैं। इनपुट डिवाइसेस की बात हम इससे पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। आइए बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, माने जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ये क्या होता है? द CPU manipulates the data and controls the tasks by the other components। किसी कंप्यूटर में बहुत सारे पुर्जे लगे हुए हैं, कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। कौन सा कंपोनेंट कब एक्टिव होगा और उसे क्या करना होगा, ये कौन तय करेगा? कहां से पता चलेगा उस कंपोनेंट को? तो जैसे आपका दिमाग ये बताता है कि हाथ को क्या करना है, पैर को क्या करना है, मुंह को क्या करना है, आंख को क्या करना है, उसी तरह से कंप्यूटर का CPU ये बताता है कि कंप्यूटर के विभिन्न पुर्जों को, अंगों को क्या कब करना है। इसमें इनपुट मिला सॉफ्टवेयर से, ये आ गया इनपुट। ये इनपुट कहीं गया, कहां गया? रजिस्टर में गया। जैसे आप रजिस्टर में कुछ लिख लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी कुछ रजिस्टर है, मेमोरी जैसी है, वो वहां स्टोर करके रख लेता है, लिख लेता है, रजिस्टर में गया। अब कोई प्राइमरी स्टोरेज है, मेन मेमोरी है, और कोई सेकेंडरी स्टोरेज है, उसकी बात अभी करते हैं। अभी तो ये समझिए कि आपने इनपुट दिया, वो रजिस्टर में गया। रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए, इनपुट्स आपने दिए, उनको प्रोसेस करने के लिए कोई मेन मेमोरी से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिए गए। एक इंस्ट्रक्शन ये और एक इनपुट ये फ्रॉम सॉफ्टवेयर, इन दोनों को पकड़ा गया, फेच किया गया। ये सारे इंस्ट्रक्शंस डिकोड हुए। कहां हुए? कंट्रोल यूनिट में हुए। ये कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट है। ये क्या कर रही है? हर चीज को कंट्रोल कर रही है। जैसे आप डॉक्टर के यहां जाते हैं और लाइन लगी रहती है, तो आप को जब बुलाया जाता है तब आप जाते हैं, यानी आप बाहर के कमरे में बैठे रहिए। अब कंपाउंडर आपको बुलाता है, अटेंडेंट आपको बुलाता है, हाँ भाई अब अगला पेशेंट, तो अगला इंस्ट्रक्शंस जा रहा है। आप वाइवा देने जाएंगे, आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो कोई भी घुसा नहीं चला जाएगा। आप इंटरव्यू के लिए पंक्तिबद्ध होंगे, क्रमबद्ध होंगे, लाइन कर बनाकर बैठेंगे, जिसको बुलाया जाएगा वो जाएगा। तो ये देखिए यहां फेच हो गए इंस्ट्रक्शंस, आके बैठे हुए हैं। अब कंट्रोल यूनिट इनको डिकोड कर रही है कि ये कौन से काम के लिए आया है, यहां क्या होना है, ये कौन है, ये कौन है, और डिकोड करके इंस्ट्रक्शंस के रूप में किसको दे रही है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। पूरा कंप्यूटर सिर्फ अरिथमेटिक और लॉजिक पर ही चलता है, और कुछ उसको आता ही नहीं है। जोड़ता है, घटाता है, गुणा करता है, भाग देता है, और कुछ तर्क लगाता है, तुलना करता है, कंपेयर करता है, इतना ही है। इसी से पूरी संगणनाएं कर देता है, कंप्यूटिंग हो जाती है, इसी से पूरी दुनिया चलने लगती है। कैसे? शनै शनै आप समझेंगे, मैं आपको और बताऊंगा। तो यहां जब इंस्ट्रक्शंस उसे मिल गए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसको एग्जीक्यूट करती है, जोड़ती है, घटाती है, तुलना करती है, एक जैसी चीज़ों को अलग रखती है, दूसरी चीज़ों को अलग रखती है, क्रमबद्ध कर देती है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देती है, ये करती रहती है। यह है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जब इसने अपना कोई परिणाम दे दिया, रिजल्ट दे दिया, तो ये फिर अब स्टोर किया जाएगा। स्टोर करके रजिस्टर को देंगे, और रजिस्टर से जो भी रिजल्ट्स हैं ये बाहर आउटपुट डिवाइसेस को दे दिए जाएंगे। ये एक छोटा सा तरीका हुआ। फिर से आइए समझते हैं। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्राइमरी स्टोरेज में मौजूद हैं। आपने अपनी बात कही, आपने कुछ
पता किया कि इलाहाबाद से दिल्ली तक कितनी ट्रेनें जाती हैं। तो ये इनपुट आपको मिला। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से मौजूद हैं, इलाहाबाद उसने छांटा, कहां से इंस्ट्रक्शंस आए थे उसने फेच किए। अब कंट्रोल यूनिट ने कहा कि देखो कोई इलाहाबाद से ट्रेन पूछ रहा है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने इलाहाबाद वाली ट्रेनें ढूंढनी शुरू की, इलाहाबाद से दिल्ली की ट्रेन ढूंढनी शुरू की, और तब उसने स्टोर करके इस रिजल्ट को आपको दे दिया। तो इस तरह से ये सीपीयू काम करता है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो दोस्तों हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज, क्या होता है अभी हम समझते हैं। इसके बाद ये कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, ये बस के थ्रू होता है, ये भी हम समझते हैं कि क्या है। कंट्रोल यूनिट है, ये क्या कर रही है, इंस्ट्रक्शंस को ले रही है, अपने पास रख रही है, डिकोड कर रही है किस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है, और जैसे ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट खाली हो जाती है उसको तुरंत एग्जीक्यूशन के लिए दे देती है। अब यहां एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से स्टोर होता है, रजिस्टर को दिया जाता है, रजिस्टर रिजल्ट्स में दे देता है। ये दोस्तों काम हुआ हमारे सीपीयू का। अब आइए देखें कि आगे हमारे पास क्या है। दिस कंट्रोल यूनिट रीड्स इंस्ट्रक्शंस and directs the other components of the computer to perform the functions required by the program. प्रोग्राम कहां से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, स्टोरेज डिवाइस से। रिक्वेस्ट आपने भेजी है। द कंट्रोल यूनिट डज नॉट एक्चुअली चेंज और क्रिएट डेटा, खुद कुछ नहीं करती। इट merely डायरेक्ट्स द डेटा फ्लो विद इन द सीपीयू। यह कंट्रोल यूनिट, कौन सी थी कंट्रोल यूनिट, ये वाली है कंट्रोल यूनिट। ये खुद कुछ नहीं कर रही है, कर कौन रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कर रही है। ये है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है, इंटरप्रेट्स एंड कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, सेलेक्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट्स फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज, क्या क्या ले आए, मूव प्रोग्राम स्टेटमेंट टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इन द कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से बहुत कुछ निकालती है, कंट्रोल यूनिट में रखे रहती है। कंट्रोल्स इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस, सारा कंप्यूटर का कंट्रोल कर रही है। हैंडल्स द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम एंड टू मेमोरी, बस इतना ही कंट्रोल यूनिट कर रही है। और उसके बाद तो काम कर रही है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डन। तो इस तरह से दो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमने समझ लिए, एक इनपुट डिवाइसेस, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए अब देखें कि जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने कुछ काम करके दे दिया है तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा आउटपुट में। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है, थर्ड, दिस प्रेजेंट्स डेटा इन अ फॉर्म इन विच पीपल कैन अंडरस्टैंड। मेरी आपके समझ में तो कंप्यूटर की भाषा आएगी नहीं, बाइनरी लैंग्वेज आएगी नहीं, मशीन कोड आएगा नहीं। अब देखिए दो शब्द मैंने आपको और बता दिए। बाइनरी जहां डिजिट्स में लिखा जाता है 010101, मशीन कोड वह भाषा जिसमें मशीन समझ पाती है निर्देशों को या इंस्ट्रक्शंस को। वो मेरी समझ से, आपकी समझ से बाहर की चीज है। हमें क्या समझ में आता है, वह आउटपुट हमें चाहिए। सो आउटपुट डिवाइसेस प्रेजेंट डेटा इन अ फॉर्म पीपल कैन अंडरस्टैंड। व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस एंड हाउ डू दे वर्क। क्या है आउटपुट डिवाइसेस और कैसे वो काम करती हैं। एक है हमारा प्रिंटर, हर मोड़ पे आपको प्रिंटर मिल जाएगा, हर दुकान पे आपको प्रिंटर मिल जाएगा। वो जो मैकडॉनल्ड्स में आप बर्गर खाने जाते हैं वहां भी प्रिंटर लगा हुआ है छोटा सा, वो कुछ प्रिंट करके आपको दे देता है। रेलवे रिजर्वेशन कराते हैं वहां भी प्रिंटर लगा हुआ है, आपको कुछ प्रिंट करके देता है, कर्र कर्र आवाज करता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, बहुत तरह तरह के अलग अलग तरह के होते हैं। उतना जानने की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। अभी क्या है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर प्रिंट्स रिपोर्ट्स, फाइल्स इन फॉर्म्स, प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, जैसा भी हो प्रिंट करके दे देगा। छोटा बड़ा, बहुत छोटा, रंगीन चित्र, कुछ भी, पासपोर्ट साइज भी अब कंप्यूटर के प्रिंटर से निकल आता है, रंगीन, बढ़िया, खूबसूरत। फिर है मॉनिटर जो कंप्यूटर पे आपको दिखाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। कंप्यूटर के अंदर जो भी हो रहा है वही आपको दिखा रही है। इट डिस्प्लेज कीड, कंप्यूटर स्टोर्ड और कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन। तीन तरह की इंफॉर्मेशन दिखा रही है जो आपने टाइप किया, की किया।
या कंप्यूटर में जो पहले से स्टोर था वो, या जो कंप्यूटर ने अभी प्रोड्यूस किया है आपके लिए आउटपुट वो। फिर इसके बाद एक और डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं प्लॉटर। इट ड्रॉज कंप्यूटर प्रोड्यूस कलर ग्राफिक्स इन चार्ट्स। प्लॉटर का क्या मतलब हुआ? बड़ा बड़ा चार्ट आपको प्रिंट करना है। कहां से कैसे बड़ा बड़ा चार्ट प्रिंट हो? तो बड़े बड़े प्रिंटर्स लगे रहते हैं, प्लॉटर उसको कहते हैं। बड़ी शीट्स, जैसे आप वो बड़ी बड़ी रील्स कागज़ की आपने देखी हो, उस तरह के बड़े बड़े कागज़ लगे रहते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। मशीन का हेड, प्रिंटर का हेड बार बार ऐसे आगे पीछे जाता रहता है और वो उस प्लॉटर पर प्लॉट करता रहता है वो भी प्रिंटिंग ही, लेकिन प्लॉटिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिक्सल्स को, चिन्हों को, बिंदुओं को अलग अलग जगह लिखा जा रहा है, प्लॉट किया जा रहा है, और जो प्लॉटिंग हो रही है वही रीडेबल कंटेंट आपके सामने आ जा रहा है। सो दिस इज अ प्लॉटर। फिर उसके बाद है ऑडियो रेस्पॉन्स। कंप्यूटर बोलता है, बोल के बता देता है। आपने अपने फोन में भी ये बात बहुत अच्छे से सुनी है। रेस्पॉन्स टू यूजर्स विद वर्बल मैसेजेस और म्यूजिक एंड साउंड एंड वॉइस ओवरलेज फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस। आपको ये जो वीडियो फिल्म दिख रही है ये भी एक तरीके का ऑडियो वीडियो आउटपुट ही है। इसके बाद इमेज प्रोसेसिंग इक्विपमेंट लगते हैं, और क्या ये देते हैं? ये आपको फिल्म देने लगते हैं, चित्र बनाकर देने लगते हैं। दे स्टोर्स डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, ग्राफिक्स, वीडियोज, एनिमेशंस एंड साउंड्स ऑन फिल्म्स, कॉम्पैक्ट डिस्क और लेजर डिस्क। जितना आउटपुट आ रहा है आखिर कहीं रखेंगे ना, कहाँ रखेंगे? तो वो ये इमेज प्रोसेसिंग यूनिट किसी स्टोरेज डिवाइस में भेज देगी और ये भी आउटपुट हमारा माना जाएगा। तो ये हुई मित्रों आउटपुट डिवाइसेस की बात। अब जो भी हो रहा है वो कहीं स्टोर हो रहा है। स्टोर हो रहा है तो ये स्टोर क्या है? तो यहां स्टोरेज है, दो तरह के स्टोरेजेस हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज क्या है? इंटरनल स्टोरेज टेम्परेरीली स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। दो तीन बातें आइए इस प्राइमरी स्टोरेज के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या कर रहा है? एक तो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। माने आप पेन ड्राइव लगा देते हैं, हार्ड डिस्क लगा देते हैं, ये वैसा नहीं है। ये कंप्यूटर के अंदर है और कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, इंटरनल है। टेम्परेरीली स्टोर्स डेटा, ओ हो, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। क्या मतलब क्या हुआ? जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इस स्टोरी में डेटा है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ इसकी मेमोरी से डेटा गया। इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। फिर क्या क्या स्टोर करता है टेम्परेरीली? डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। दो चीजें ले लेता है, डेटा भी लेता है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी लेता है। कब लेता है? ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है तब इससे कोई लेना देना नहीं है, प्राइमरी स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वोलेटाइल है, जब तक बिजली रहेगी तभी तक रहेगा। इंटरनल है, टेम्परेरी है, जहां डेटा और प्रोग्राम दोनों एक साथ रखे जाते हैं। कब? जब प्रोसेसिंग हो रही हो। सो प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी स्टोर्स डेटा और प्रोग्राम्स स्टेटमेंट्स फॉर द सीपीयू। अभी तो चित्र देखा था जिसमें नीचे से प्राइमरी स्टोरेज से डेटा आ रहा था। इट हैज 4 बेसिक पर्पसेस, 4 पर्पस हैं। टू स्टोर डेटा दैट हैव बीन इनपुट अंटिल दे आर ट्रांसफर टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जब तक कि एएलयू में नहीं जा रहा है, जब तक कि यहां एएलयू में नहीं चला जाएगा तब तक अपने पास रखे रहेगा। जैसे ही एएलयू में गया हमसे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, टू स्टोर डेटा एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। अब देखिए ये और बड़ी मजेदार बात है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेस करेगी, लेगी, देगी, कुछ निकालेगी, फिर उठाएगी, फिर रखेगी। तो कहां रखेगी? उसके पास तो कोई स्टोरेज डिवाइस है नहीं, स्टोरेज मैकेनिज्म है नहीं। वो भी प्राइमरी स्टोरेज में आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। इसी तरह से कार्य होता रहेगा। टू होल्ड डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग अंटिल दे आर ट्रांसफर टू एन आउटपुट डिवाइस। इस प्राइमरी स्टोरेज में तब भी डेटा रहेगा
जब तक कि ये किसी आउटपुट डिवाइस को दे नहीं दिया गया, प्रिंट नहीं कर दिया गया, पेन ड्राइव में नहीं ट्रांसफर कर दिया गया, हार्ड डिस्क में नहीं चला गया, तब तक प्राइमरी स्टोरेज इसको संभाल के रखे है। टू होल्ड प्रोग्राम्स, स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज से जो मिला वो भी और जो इनपुट डिवाइसेस से मिला वो भी, इसको ये प्राइमरी स्टोरेज अपने पास स्टोर करके रखता है। अब ये हमारे पास जो मेमोरी है वो दो तरह की हो गई, एक रजिस्टर और दूसरा इंटरनल मेमोरी। ये मैंने यहां तक आपसे अभी बात की है। इसी में और भी कुछ बात है। वो क्या बात है? अभी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी की ही बात कर रहे हैं। प्राइमरी में एक है रजिस्टर और एक है इंटरनल मेमोरी चिप। रजिस्टर जो आपने अभी देखा, एक तो कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या क्या कर रहा है? देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मेमोरी यहां इंटरनल मेमोरी में। द रजिस्टर विच इज पार्ट ऑफ सीपीयू एंड वेरी फास्ट, सीपीयू का ये हिस्सा है, फटाफट फटाफट कुछ कुछ करता रहता है। एंड द इंटरनल मेमोरी चिप्स which resides outside the CPU and are slower। अब आप कहते हैं साहब हमारे कंप्यूटर पर रैम कितनी है, पूछते हैं ना। तो ये जो रैम है ये इंटरनल मेमोरी चिप्स में है, ये सीपीयू का हिस्सा नहीं है। which resides outside the CPU and are slower। the control unit, the CPU and the primary storage all have the registers, सब जगह रजिस्टर्स लगे हुए हैं। फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड्स, छोटी छोटी सी जगह है, 2-4 पन्ना समझ लीजिए, वहीं मेमोरी में चीजें आती हैं, वहां से कंट्रोल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को जाती हैं, बस उतना ही वो रजिस्टर करता रहता है। प्राइमरी से लिया माने चिप्स से लिया, इंटरनल मेमोरी चिप्स से लिया, अपने पास लिया, फटाक से कंट्रोल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को दिया, वहां से जो मिला रखा और तुरंत प्राइमरी स्टोरेज को दिया, तभी ये इतनी फास्ट काम कर पाता है। प्राइमरी स्टोरेज ने लिया, सजा बजा के देखा कहां है, कौन सा डेटा है, कहां रखें। अब ये देखता है जैसे किसी अलमारी में रखना हो, कहां रखना हो, तो ये जो चिप है, ये जो इंटरनल मेमोरी चिप्स है, इसमें काम हो रहा है। यानी द कंट्रोल यूनिट, द सीपीयू एंड द प्राइमरी स्टोरेज ऑल हैव रजिस्टर्स। Small amounts of data resides in the register for very short period prior to their use in internal memory. Internal memory is used to store data just before they are processed by the CPU. Immediately after the processing, it comprises two types of storage space, RAM and ROM. अब आइए देखें RAM and ROM क्या है। Random Access Memory, Read Only Memory, ROM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। यानी इसके लिए हमें किसी सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, वहां से जहां से हम चाहेंगे इंफॉर्मेशन उठाते रहेंगे। रीड ओनली मेमोरी माने अब इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते। कंप्यूटर को कुछ तो निश्चित निर्देश, डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस चाहिए ही, जिनकी मदद से वो काम कर पाए। जैसे आप जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तो कुछ तो आपके मेमोरी में होता है ना कि आपको उठना है तो हाथ कैसे उठेगा, पैर कैसे उठेगा, कमर कैसे सीधी की जाएगी, आप बिस्तर से कैसे उठेंगे। तो ये इसको बार बार आप इरेज नहीं करते, इसको हम कहते हैं कि ये रॉम है, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द प्लेस in which CPU stores the instructions and data it is processing. It is having dynamic access, खड़ाखट हो रहा है, it is dynamic random access memory। दूसरा एक और है इसमें synchronous DRM, माने एक तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया और एक दूसरा हो गया SDRM which is system synchronous डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, माने वो पैरेलल चल रहा है। एक है डायनेमिक, पैरेलल नहीं चल रहा है, यानी स्पीड कम हो गई। एक है सिंक्रोनस, जैसे आपने कुछ किया उसने पकड़ा, ये इसकी स्पीड और ज्यादा हो गई। तो दो तरह का हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई।
एक तो DRAMs विच इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज, और दूसरा सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरीज, जो मैंने आपको भी रैम बताया था, ये रैम हमने समझा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी बात है रीड ओनली मेमोरी या ROM, is that portion of the primary storage that cannot be changed or erased। अब ये रखा हुआ है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। इट इज नॉन वोलेटाइल, बिजली चली जाए तो भी लिखा हुआ है, बिजली रहे तो भी वही है, ना इसको आप मिटा सकते, ना इसके ऊपर आप कुछ लिख सकते, जो है वो वैसा ही है। इसको हम कहते हैं हार्ड कोडेड टाइप चीज है ये। सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए एक नई चीज आ गई, ROM में PROM हो गया, P जुड़ गया, यानी अब आप इसको चाहे तो प्रोग्राम कर सकते हैं। जब आपने कंप्यूटर खोला, इसको प्रोग्राम कर दिया, अब प्रोग्राम कर दिया तो जो लिख दिया वो वैसे ही रहेगा। कब तक? जब तक कि आप कोई नई बात इस पर नहीं लिखेंगे, नया प्रोग्राम नहीं बना देंगे। सो दिस इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। हमने क्या बात किया? पहले हमने समझा ROM, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में फिर से दो बातें हो गई, एक PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फिर हुआ EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो प्रोग्राम किया उसको हम मिटा भी सकते हैं। कब? जब हम प्रोग्रामर की तरह से काम कर रहे हैं, यूजर इस पे कुछ अख्तियार नहीं रखता, यूजर इसमें कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो ये ROM कहाँ रह जाएगा? तब फिर ये रीड ओनली मेमोरी नहीं रह जाएगा। रीड ओनली मेमोरी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूजर इस पर बहुत ज्यादा कुछ कंट्रोल नहीं रख पाता है, बल्कि प्रोग्रामर इस पर रखता है। ये है दोस्तों मेमोरीज। अभी तक हमने प्राइमरी स्टोरेज की बात की। अब एक अगली बात आती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? Secondary storage is external, stores data and programs for future use। फाइल कॉपी कर लिया, ले गए पेन ड्राइव, क्या हुआ? सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क में कर दिया, हार्ड डिस्क में बहुत सारा पार्टीशन बना दिया, तो ये सब क्या हो रहा है? ये सेकेंडरी स्टोरेज है। और ये सेकेंडरी स्टोरेज किस किस तरह का होता है, ये हम और आगे के किसी वीडियो में देखेंगे। अब आइए देखें कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में। कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस प्रोवाइड फॉर द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन एक्सटर्नल कंप्यूटर नेटवर्क, यानी इंटरनेट है, एक्स्ट्रानेट है। अब देखिए बहुत सारे नए शब्द आपके लिए आ रहे हैं, परेशान मत होइए, इसकी भी चर्चा मैं करूंगा। यह हमारे दूसरे वीडियो में आएगा जहां हम तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करेंगे। आज हम अभी इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं? एक और कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं बसेस। बसेस का काम क्या हुआ? बसेस का मतलब ये हुआ कि जब ये विद इन द कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपने कभी खुला हुआ कंप्यूटर देखा हो, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर्स होते हैं, तो हो सकता है आपने कुछ चौड़ी चौड़ी पट्टियां जैसी देखी हो, जैसे रिबन हो, कुछ बैंड हो। वो क्या है? वो बस है। वो बस क्या कर रही है? डेटा ला रही है, ले जा रही है। सो बस इज अ चैनल और शेयर्ड डेटा पाथ थ्रू विच डेटा आर पास इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। प्राइमरी से कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कहां से कैसे जाएगा? बस ले जाएगी। Three types of buses link the CPU, primary storage, and the other devices of the computer system. The capacity of a bus is called bus width. आमतौर से 8 तार, 8 बिट्स हैं, 8 ये और एक 9 चेक डिजिट, ये 9 तार जाते रहते हैं। एक बार में 8 बिट कह रहा है इसको। अब आपको इसको डबल करना है, 16 बिट हो जाएगा। यानी अब ये जो मान लीजिए इतनी चौड़ी थी तो ये और चौड़ी हो जाएगी। अब आप कहते हैं कि नहीं, इसको फिर से डबल करेंगे तो 32 बिट्स की होगी और बहुत चौड़ी हो जाएगी। तो जितना चौड़ा ये तार, ये बैंड होता जाएगा, बस की डेटा कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। द कैपेसिटी ऑफ अ बस कॉल्ड बस विड्थ is defined by the number of bits they carry at one time. The data bus moves data
टू एंड फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी स्टोरेज से डेटा ले जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज पे ले जाती है, और कंट्रोल एड्रेस बस ट्रांसमिट सिग्नल्स फॉर लोकेटिंग अ गिवन एड्रेस इन द प्राइमरी स्टोरेज। अब ये देखिए, एक एड्रेस बस जैसी भी चीज है। ये एड्रेस बस क्या कर रही है? ये बताती है कि कौन सा डेटा कहां रखा गया है। फिर एक कंट्रोल बस, 3 तरह की बस है, ये हमने अभी बात किया था कि 3 टाइप्स ऑफ बसेस हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स ऑफ बसेस हैं? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस जो डेटा ले जा रही है, एड्रेस बस जो बता रही है कि कहां मिलेगा डेटा, और कंट्रोल बस ट्रांसमिट सिग्नल्स स्पेसिफाइंग वेदर टू रीड और राइट डेटा टू और फ्रॉम अ गिवन प्राइमरी स्टोरेज एड्रेस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। कहां से लेना है, लिखना है कि नहीं लिखना है, पढ़ लेना है कि लिखना है। तो स्टोरेज एड्रेस से, इनपुट डिवाइस से या आउटपुट डिवाइस को जो भी काम करना होगा, ये बसेस हमारी लगातार बताती रहती हैं। इस तरह से मित्रों, हमने बात कर ली बसेस की। हमने क्या क्या बात कर ली? हम बात कर रहे थे हार्डवेयर की। 6 पॉइंट्स हमारे पास थे। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमने सिर्फ बस की बात की है और किसी कम्युनिकेशन डिवाइस की बात अभी नहीं की है। इस वीडियो में अभी हम इतना ही रोक रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले वीडियो में हम और आगे की बात करेंगे। अभी हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात नहीं करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाइनरी कंप्यूटर्स की, यानी कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं, कैसे कैसे कंप्यूटर होते हैं, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।